आईपीएस महेंद्रगढ़ लाइव पर सभी +2 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आशा और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे। तो आइए, हम कर रहे थे रागों का समय सिद्धांत, जिसका पार्ट 1 मैं आपको सुना चुका हूँ। थोड़ा सा मोटा सा आपको थोड़ा सा दोबारा याद दिला देता हूँ। रागों का समय सिद्धांत भारतीय संगीत संस्कारों और नियमों की देन है। इसका मूल अर्थ जो सारांश था वो ये था कि किसी राग को उसके निश्चित समय पर अगर हम गाएं या बजाएंगे तो उसके आनंद में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। एग्जाम्पल ग्रुप ने हमें आपको बताया था, वर्षा ऋतु में मेघमल्हार और वसंत ऋतु में बसंत राग आदि गाए बजाए जाते हैं तो उनको गाने में और भी अधिक आनंद प्राप्त होती है। तो ये था समय सिद्धांत, रागों का समय सिद्धांत पार्ट 1 आपको हम पढ़ा चुके हैं। उसके समर संयोग, पहला जो पॉइंट था वो था समर संयोग के आधार पर समय निर्धारण। उसके हमने 3 टॉपिक बनाए थे, 3 समर यूज किए थे। रेधा कोमल वाले राग 4 से 7, रेधा शुद्ध वाले राग 7 से 10 और गाने कोमल वाले राग 10 से 4। उसका मैंने एक टाइम टेबल आपको बताया था। उसके बाद में एक विशेष बात इस टॉपिक में बार बार निकल के आई थी कि मध्यम स्वर का प्रयोग बार बार दिन के रागों में शुद्ध मध्यम और रात्रि के रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ये हमने बार बार इसमें सुना था पार्ट 1 में। अब सुनिए अगला जो पार्ट है, दूसरा जो नियम है रागों का समय सिद्धांत का, रागों को बांटने का, तो वो है मध्यम स्वर के आधार पर समय निर्धारण। मध्यम स्वर के आधार पर स्वर निर्धारण। इस मध्यम स्वर को का एक नाम और है, वो मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। इसका एक नाम और है मध्यम स्वर के आधार पर समय निर्धारण। इसका जो दूसरा पार्ट है इसको बोलते हैं अधोदर्शक स्वर नियम। इसको ये भी नाम है, इसको ऐसे पुकारते हैं अधोदर्शक स्वर नियम, यानी कि मां स्वर के द्वारा समय निर्धारण। इसके 2 नाम है। आइए पढ़ते हैं इसको। रागों के समय निर्धारण में अभिव्यक्ति के निर्माण में मध्यम स्वर का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक सप्तक के मध्य का स्वर है। प्रातःकालीन रागों में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राग भैरव, और रात्रि के कालीन रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राग यमन। ये हम पढ़ चुके हैं 3 बार। राग दुर्गा और राग देश इस नियम के अपवाद हैं, यानी कि नियम के विरुद्ध है। ये राग सायकालीन राग है, परंतु इनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। ये रात्रि में गाए बजाए जाते हैं, लेकिन इनमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग होता है। जबकि हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि रात्रि के रागों में तीव्र मध्यम लगता है। नियम ये कहता है कि रात्रि में जब राग गाए बजाए जाएंगे तो तीव्र मध्यम लगेगा, लेकिन यहाँ ये विपरीत है। राग देश और दुर्गा नियम के विरुद्ध है, रेयर है। दिन के अपवाद है। दिन के समय शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है और रात्रि के समय तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। एक और विस्तार पूर्वक बात मध्यम जो आपका अधोदर्शक स्वर नियम है, इसका मतलब अधोदर्शक स्वर नियम का मतलब होता है वह स्वर जो सप्तक के मध्य में दिखाई देता है। हम लिख कर देख लेते हैं, देखिए इसको एग्जाम्पल मोटे रूप में। हमारी सरगम पूरी है सा रे गा मा पा धा। ये हमारे 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो 3 हमने इधर छोड़ दिए, 3 स्वर ये और 3 स्वर ये। तो ये क्या बीच में क्या दिखाई दे रहा है? अधोदर्शक स्वर। अर्थात अधो का मतलब बीच में दिखाई देने वाला स्वर, उसे कहते हैं अधोदर्शक स्वर नियम, यानी कि महा स्वर के द्वारा समय निर्धारण। एक और जानकारी आपको विशेष देता हूं अधोदर्शक स्वर नियम की, कि जैसे जैसे रात्रि चढ़ती है, जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है, तीव्र जो स्वर है वो स्वरों का राजा बन जाता है, रागों का राजा बन जाता है, शुद्ध मध्यम को अपने पास नहीं आने देता। ये जो तीव्र स्वर है ये इतना प्रबल हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि ये शुद्ध मध्यम को अपने पास तक नहीं आने देता। ये स्वरों का रागों का राजा बन जाता है, तीव्र मध्यम। ये था अधोदर्शक स्वर नियम, जो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि शुद्ध मध्यम दिन के रागों में प्रयोग किया जाता है, रात्रि में दिन में शुद्ध मध्यम प्रयोग किया जाता है, रात्रि के रागों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन राग देश और दुर्गा इसके अपवाद है। ये था मध्यम स्वर के आधार पर समय निर्धारण। पॉइंट नंबर 2, रागों के समय सिद्धांत का दूसरा मुख्य पॉइंट था ये। रागों का समय सिद्धांत का दूसरा पॉइंट था। आगे जो आता है पॉइंट वो है वादी संवादी के आधार पर समय निर्धारण। देखिए हर राग में वादी संवादी होते हैं, विशेषकर वादी स्वर के आधार पर ही
गायन वादन निश्चित किया जाता है। रागों का समय सिद्धांत हम बार बार आपको पढ़ा रहे हैं। राग में आता है वादी स्वर, फिर उसका अंग आता है, तो अंग निर्धारित होता है वादी स्वर से। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात पूर्व भाग में हो उसे पूर्वांगवादी राग कहते हैं। इन्हें अधिकतर दिन में ही गाया बजाया जाता है। और जिन रागों का वादी स्वर उत्तरांग यानी सप्तक के उत्तर भाग में होता है उन्हें उत्तरांगवादी राग कहते हैं। इन्हें अधिकतर रात्रि के समय गाया बजाया जाता है। इस लाइन को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूं, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास कंप्लीट सरगम लिख देते हैं। क्या लिखा? सा रे ग म प ध नी और ये तार सप्तक का सा। ये कंप्लीट सरगम हमने लिखी, सा रे ग म प ध नी सा। इसके हमने दो भाग कर दिए, इधर उधर, अर्थात पहले भाग को बोलते हैं पूर्व भाग और उसको बोलते हैं उत्तर भाग। इसको क्या बोलेंगे? सरगम का पूर्व भाग और ये सप्तक का उत्तर भाग। यहां पे डिसाइड कर लीजिए, यहां पर अंग डिसाइड होता है। किसी भी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्व भाग में, जैसे वादी स्वर सा है या किसी का रे है या गा है या मा है, तो राग हुआ पूर्व भाग, सप्तक के पूर्व भाग में, तो राग बना पूर्वांगवादी। कौन सा बना? राग बना पूर्वांगवादी। किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्व भाग में है, सा रे गा मा में से है, तो राग बना पूर्वांगवादी। किसी राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तर भाग में है, प ध नी सा तार सप्तक के सा, तो राग बना उत्तर भाग में आया, तो राग बना उत्तरांगवादी। क्या बना? उत्तरांगवादी राग। यहां पे अंग डिसाइड होगा। दो ही अंग होते हैं। जिस तरह हम 24 घंटे को, दिन और रात को 12-12 घंटों में बांटते हैं, 24 घंटों में बांटते हैं, दिन के 12 घंटे और रात्रि के 12 घंटे, उसी तरह हम संगीत में भी, संगीत के जो विद्वान है उन्होंने बांटा है संगीत को पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी। पूर्वांग अंग और उत्तरांग अंग, इनका समय निश्चित है। ये आपको अगले पार्ट में अभी करवा रहा हूं। अगला जो पार्ट है वो है, हमने अंग निर्धारित कर लिया। अगला पार्ट है पूर्वांग प्रबल और उत्तरांग प्रबल राग। पूर्वांग प्रबल व उत्तरांग प्रबल राग। चौथा पॉइंट है, जिन रागों का पूर्वांग भाग प्रबल होता है उन्हें पूर्व भाग में गाया बजाया जाता है और उन्हें पूर्वांग प्रबल राग कहते हैं। इन्हें दिन के पूर्व भाग में ही गाया बजाया जाता है। जिन रागों का उत्तर भाग अधिक प्रबल होता है उन्हें सप्तक के उत्तर भाग में ही गाया बजाया जाता है, उन्हें उत्तरांग प्रबल राग कहते हैं। इन रागों को दिन के उत्तर भाग में ही गाया बजाया जाता है। अब मैं टाइमिंग आपको बता देता हूं, लिख करके बता रहा हूं। देखिए यहीं पर समझिए दोबारा। हमने पहले डिसाइड कर लिया कि ये पूर्वांगवादी राग है, ये उत्तरांगवादी राग है। तो टाइम क्या है? टाइम है दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक। दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक समय रहता है पूर्वांगवादी रागों का। किनका समय रहेगा? पूर्वांगवादी रागों का। फिर रात्रि 12 से दिन के 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक उत्तरांगवादी रागों का समय होता है। दोबारा स्पष्ट सुन लीजिए, दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक पूर्वांगवादी रागों का समय, रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक उत्तरांगवादी रागों का समय होता है। यह था आपका वादी संवादी के आधार पर पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग। आपको समझ में आ गया होगा, साधारण है, स्पष्ट है। आगे आता है ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। कुछ रागों को किसी विशेष ऋतु में गाने से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। ऋतुकाल राग होने की वजह से इन रागों को ऋतु में 24 घंटे में किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है।
जैसे वर्षा ऋतु में राग मेघ मल्हार और बसंत ऋतु में राग बसंत बहार आदि। एक विशेषता है कि ऋतुकालीन रागों का कोई समय निश्चित नहीं होता, 24 घंटे में उस ऋतु में कभी भी गाया जा सकता है। जैसे वर्षा ऋतु चल रही हो और उसमें मेघ मल्हार राग को, मियां मल्हार राग को किसी समय भी 24 घंटे में कभी भी गाया बजाया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती। जब बसंत ऋतु चल रही होती है तो बसंत बहार राग को उस समय उस ऋतु में 24 घंटे कभी भी गाया बजाया जा सकता है। यह 24 घंटे आनंद देने, विचित्रता और रोमांस भरने में पूर्ण प्रभाव रखते हैं, अपना पूर्ण प्रभाव ये राग उस ऋतु में रखते हैं। यह था ऋतुकालीन राग, इसको मौसमी राग भी बोलते हैं। मौसम के अनुसार रागों को गाना अच्छा लगता है। उसके बाद में आता है लास्ट जो पॉइंट है वो है गीत के अर्थ के आधार पर समय निर्धारण। छठा पॉइंट है समय सिद्धांत का, गीत के अर्थ के आधार पर समय निर्धारण। बहुत सरल साधारण ये पॉइंट है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गीत के अर्थ के आधार पर भी समय निर्धारण किया जाता है, अर्थात जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रातःकाल में गाना चाहिए। जैसे रैन गई अब जागो प्यारे, प्रात भई जागो यदुराई, इसमें सुबह का जिक्र किया गया, तो ये जो है ये सुबह ही गाया बजाया जाना चाहिए। और जिन रागों में रात्रिकालीन शब्दों का प्रयोग उन्हें रात्रि के समय ही गाना चाहिए। जैसे साँझ भई मोहन घराए, एक फिल्मी गीत है, जब दीप जले तब आना, जब शाम ढले तब आना। तो ये क्या है, शब्द से ही पता चल जाता है कि राग को, गीत को किस समय गाना बजाना चाहिए। उसके बोल ही समय को दर्शा देते हैं। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक निजी, बहुत खास, बहुत ही सरल विशेषता है, जिसे पता चल जाता है कि ये भजन किस समय का। जैसे आपको एक नॉलेज के लिए बताऊं, जब हमें रात्रि में, हमें याद नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, जब हमारी माताएं बहनें, जब हमारी माताएं दादी नानी हमें सुलाती थी तो रात्रि में लोरी सुनाती थी, चंदा है तू मेरा तारा है तू। तो ये रात्रिकालीन शब्दों का प्रयोग करके लोरी दे करके हमें सुलाया जाता, जो समय सिद्धांत में खरे उतरते हैं। अब आइए एक लास्ट निष्कर्ष इसमें देखते हैं, रागों के समय सिद्धांत का जो निष्कर्ष है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पूरी तरह से शास्त्र नियमों में बंधा हुआ है। रागों का समय सिद्धांत भले ही वैज्ञानिक ढंग से निर्धारित किया गया हो, लेकिन इसका पालन करने से ज्ञात होता है कि वर्तमान की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय किसी के पास नहीं है कि वो किसी विशेष राग को उसके वास्तविक समय पर गा सके या सुन सके। भारतीय संगीत का एक ही उद्देश्य है, मन का रंजन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गायन वादन करना चाहिए। राग की परिभाषा से भी बताया गया है कि मन का रंजन करने वाली रचना को राग कहते हैं, इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। एक और विशेष आलोचना के रूप में मान लीजिए, या निष्कर्ष के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। रागों का प्रभाव ये एक प्रकार की आलोचना है, या ये किसी विद्वान का मत है जो मैं आपके बीच में आलोचना के रूप में या निष्कर्ष के रूप में समय सिद्धांत के बीच के प्रश्न में रख रहा हूं। रागों का प्रभाव रागों के समय पर निर्भर रागों का प्रभाव रागों के समय पर निर्भर नहीं करता। यह गायक की कुशलता पर निर्भर करता है। यह एक प्रकार की आलोचना समझ लीजिए। एक विद्वान का मत है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी इतना समय किसी के पास नहीं कि वो राग को उसके निश्चित समय पर गा सके, सुन सके। लेकिन एक विद्वान का मत यह भी है कि रागों का प्रभाव रागों के समय सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता, यह गायक की कुशलता पर निर्भर करता है। यह भी सत्य है, लेकिन शास्त्र जो नियम है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो शास्त्र जो नियम है वो हमें स्वीकार्य है। ये बात भी सत्य है कि रागों का प्रभाव रागों के समय पर निर्भर नहीं करता, गायक की कुशलता पर निर्भर करता है। ये अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं, लेकिन जो शास्त्र सम्मत बात है वो रागों के सिद्धांत पर निर्भर करती है। सार्वभौमिक सच्चाई है कि किसी कार्य को उसके निश्चित समय पर अगर हम करें, समय रहते उसी काम को उसी समय पर करें तो ज्यादा अच्छा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे बारिश है, हम जब फसल की बिजाई करने जाते हैं, बिजाई हो जाती है, जब खेतों को खाली कर दिया जाता है, खलियान फसल कट लेती है, तब हम बारिश की बात होती है किसान को। उस समय अगर बारिश आ जाए तो कहते हैं कि सोना बरस रहा है।
जब बिजाई हो जाती है, जब बारिश की आवश्यकता होती है, तब बारिश हो जाए तो बड़ा ही आनंद आता है, किसान प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वही बारिश, वही बादल गरज कर उस समय गरजे जब फसल कटाई का समय आ रहा हो, जब फसल पक चुकी है और उस समय बारिश हो, तो उसी बारिश से किसान को बड़ा दुख होता है, अत्यंत दुख होता है। तो अगर कोई भी प्रकृति का कार्य समय अनुसार होता है या समय अनुसार हम करते हैं तो उसका वो फलदायी होती है, हम आनंदमयी करती है, हमें सुख संपदा देती है। लेकिन वही कार्य असमय होता है, समय के विरुद्ध होता है, तो वही दुखदायी और कष्टकारी हो जाता है। तो इसी तरह आप रागों के समय सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे स्टेप टू स्टेप और उसको लिखेंगे, याद करेंगे। बड़ा प्रश्न है, 6 नंबर का ये प्रश्न है, रागों का समय सिद्धांत।